वेलकम एवरीवन। अब हम करेंगे जो रीनल पैथोलॉजी का हमारा अगला टॉपिक है। वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ ग्लोमेरुलर डिजीजेस, सारी ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीजेस, सारी वैस्कुलर डिजीजेस, क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड सिस्टिक डिजीजेस, मतलब बहुत सारा कुछ। अब हमारे पास एक ही रह गया। आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के दो टॉपिक्स हैं हमारे, जिसमें पहला है यूरोलिथिएसिस एंड देन हाइड्रोनेफ्रोसिस और फिर हमारे नियोप्लाज्म्स हैं। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट यूरोलिथिएसिस। ठीक है, यूरोलिथिएसिस, यूरो स्टैंड्स फॉर समथिंग रिलेटेड टू किडनी एंड लिथिएसिस का वर्ड आपको पता है कि हमेशा इट स्टैंड्स फॉर स्टोन्स। तो यूरोलिथिएसिस का मतलब है आपकी जो किडनी स्टोन्स होती है ना, या रीनल स्टोन्स व्हिच कैन बी एनीवेयर इन द किडनी, वो उनको हम कहते हैं कि दिस इज द फिनोमेना ऑफ यूरोलिथिएसिस। ठीक है, अब स्टोन्स को कैलकुलस भी कहते हैं, स्टोन्स को स्टोन भी कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम यूरोलिथिएसिस भी कहते हैं। याद रखिएगा कि ये बहुत कॉमन कंडीशन, आपने देखा होगा अक्सर लोगों के जो कहते हैं कि हमारे गुर्दे में पथरी आ गई है, बिकॉज एज के साथ साथ जब आपके फंक्शंस थोड़े बहुत मेटाबॉलिक फंक्शंस डीरेंज होती हैं, चीज़ें किडनी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होने लग जाती है, तो स्टोन फॉर्मेशन बहुत कॉमन होती है, और 70 साल की उम्र तक अक्सर लोगों को स्टोन फॉर्मेशन किडनी में हो चुकी होती है। अब ये इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इसमें से आपके पास एक तो टेबल आता है आपका, जो एससीक्यू में पूरा टेबल आता है कि आपने प्रेवलेंस बतानी है कि कौन सी किडनी स्टोन कौन सी टाइप की कितनी ज्यादा अकर कर सकती है। वो आपका टेबल बना हुआ है, जिसमें से मोटी मोटी बात मैं आपको बता भी दूंगी, वो तो आपने रट लेना, बिकॉज आपका एससीक्यू में आता होता है। दूसरी इसकी पैथोजेनेसिस जो भी आपको मैं बताऊंगी, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज एससीक्यू से रिलेटेड बहुत आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, कहानी क्या है ये? सबसे पहले हमारे पास जो किडनी स्टोन बनेगी, जाहिर सी बात है कि वो किसी मटेरियल की बनी हुई होगी। 80% जो स्टोन्स हमारे पास बनती हैं वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनती है, और उसके साथ कैल्शियम फॉस्फेट हो सकते हैं, लेकिन मतलब बताने की बात यह है कि कैल्शियम रिलेटेड स्टोन्स जो है देकर 80% सबसे कॉमन यही है। फिर हमारे पास जो 10% स्टोन्स हैं वो मैग्नीशियम या एमोनियम या फॉस्फेट या फिर इनके किसी कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती हैं। और हमारे पास 6 to 9% जो स्टोन्स होती हैं वो हमारे पास यूरिक एसिड या सिस्टीन की होती हैं। तो ये आपकी प्रेवलेंस है। इस प्रेवलेंस को थोड़ा सा और डिटेल में बताया हुआ है कि किस किस कॉज से रिलेटेड है। टेबल में छोटा सा बना हुआ है, ये मैं बात कर रही हूँ रॉबिन्स की, तो उसमें आपने वो टेबल देख लेना है, उसमें सिर्फ प्रेवलेंस आपने याद रखनी है और कुछ भी नहीं। हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, और कॉन्सेप्ट है पैथोजेनेसिस के, ये स्टोन्स बनती क्यों हैं आखिर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारी बात करते हैं हम कैल्शियम स्टोन्स की, जो कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन्स हैं। अब आपने याद रखना है हमारे पास कि एक बात यह है कि हम ये सोचेंगे ना, सबसे पहली बात हमारे जहन में आएगी कि अगर कैल्शियम की स्टोन किडनी में बन रही है तो हो ये सकता है कि कैल्शियम का लेवल बॉडी में ज्यादा हुए हुए हो। ठीक है, मतलब हाइपर कैल्सीमिया हुआ है। हाइपर कैल्सीमिया हुआ होगा अगर ब्लड में, तो वही ब्लड जब जाके किडनी में फिल्टर होगा तो किडनी से कुछ कैल्शियम तो हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन क्योंकि लेवल ही ज्यादा था ब्लड में, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम होगा जो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, और जो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा वो ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होगा, तो वो आपस में कॉन्सेंट्रेट अप करके एक स्टोन बना देगा। अब हमारे जहन में सबसे कॉमन बात यही आती है, लेकिन थोड़ा सा ना इससे सिनेरियो डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि हमारे पास जो 90% कैल्शियम स्टोन्स बनती है ना, मतलब 80% में से जो 100% अगर कैल्शियम स्टोन्स हो तो उनमें से 90% ऐसी होती है जिनमें हाइपर कैल्सीमिया बॉडी में नहीं हुआ होता। ठीक है, आपने ये बात ना जहन में रखनी है, वाइवा में पूछते हैं आपसे, हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता, बॉडी में कैल्शियम का लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है। फिर बनती क्यों है, उसके सबसे पहला जो मेजर कॉज है वो ये होता है कि आपकी गट से ना, यानी हमारे पास अब होता है कि जब भी हम खाना वाना खाते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो हमारे जीआईटी में जाते हैं। जीआईटी में स्मॉल इंटेस्टाइन से जहाँ से एब्जॉर्प्शन होनी होती है, वहां से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो चुकी होती है। जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन वहां से इंक्रीज होती है तो थोड़ा सा ट्रांजिएंट हाइपर कैल्सीमिया जरूर होगा, लेकिन फौरी तौर पे वही वाला ब्लड जाके किडनी में फिल्टर होता है, और जब वो ब्लड जाके अब किडनी में फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस से, तो वो आएगा ट्यूब्यूल्स में आपकी। जब वो ट्यूब्यूल्स में आएगा तो वहां से नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, लेकिन एक्सेस कैल्शियम होने की वजह से बाकी एक्सेस जो है वो ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट रह जाएगा। और वो बाकी एक्सेस ऑफ द सोल्यूट जब यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है कि जब भी किसी सोल्यूशन में सोल्यूट की सुपर सेचुरेशन हो जाए तो फिर वो आपस में जुड़ के एक पूरा का पूरा स्टोन टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम स्टोन। ठीक है, सबसे कॉमन कॉज ये कि एब्जॉर्प्शन ऑफ गट इंक्रीज हो जाती है, और इसकी कोई भी कॉज हो सकती है, लाइक कोई जेनेटिकली डिटरमिन्ड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी या फिर गट की किसी एब्नॉर्मेलिटी की वजह से। और ये हाइपर कैल्सीमिया नहीं करेगा, फौरी तौर पर हाइपर कैल्सी यूरिया करेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो देखी गई है वो यही कि हमारे पास कोई भी ऐसी रीजन जिससे कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए हमारे पास ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम की। अब किस वजह से ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है, हमारे पास अगर ब्लड वॉल्यूम
कम हो जाए, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा अगर, यानी कि पानी की कंसंट्रेशन बॉडी में कम होगी तो कैल्शियम जो प्रेजेंट है बॉडी में ऑलरेडी वो ज्यादा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम एक कंटेनर में पानी लेते हैं और उसमें 1 चम्मच नमक की डालते हैं और दूसरा हम लेते हैं एक छोटू सा ग्लास और उसमें पानी लेते हैं और उसमें भी 1 चम्मच नमक की डालते हैं, तो जिसमें छोटा ग्लास है उसमें नमक ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जितने सोल्यूट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, तो कैल्शियम भी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो वो कैल्शियम कॉन्सेंट्रेटेड जब ट्यूब्यूल्स में आते हैं तो वहां पर आके स्टोन बना लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास ये कॉज हो सकती है। फिर पीएच का चेंज आपके सारे के सारे जितनी भी आपकी एब्जॉर्प्शन है ना सोल्यूट्स की उसको अफेक्ट करता है। पीएच पॉजिटिव है, पीएच नेगेटिव है, सोल्यूट्स की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है तो उससे आपकी स्टोन बन सकती है बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अक्सर फंक्शंस को खराब करके भी स्टोन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये तो होगी कैल्शियम की कहानी। फिर हमारे जो अगली स्टोन्स है हमारी दैट है मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट की जो 10% है उनमें जो मोस्ट कॉमन का, पहली बात तो आपने याद रखना कि इनका नाम आता होता है आपके उसमें एमसीक्यूज में, तो इनको हम स्ट्रूवाइट्स भी कहते हैं। ये स्ट्रूवाइट्स के नाम से आती हैं आपके एमसीक्यू में, आपने याद रखना है। और आपके मेरे ख्याल इससे रिलेटेड वो भी आता है, ऑस्पी का भी सवाल आता है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो स्ट्रूवाइट्स हैं हमारी, यानी जो मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट की स्टोन्स होंगी, उनकी मोस्ट कॉमन कॉज होती है आपका अल्कलाइन यूरिन, ठीक है। अगर आपका यूरिन किसी भी रीजन की वजह से, यानी आपका जो यहाँ से फिल्ट्रेशन हो रही है ग्लोमेरुलस से और उसके बाद जब ट्यूब्यूल्स में जो चीज़ आ रही है अगर वो उसकी अल्कलाइनिटी बढ़ जाएगी, यानी वो ज़रूरत से ज़्यादा उसका पीएच हो जाएगा, नॉर्मल पीएच से ज़्यादा पीएच हो जाएगा, तो उसमें आपकी इन चीज़ों की जो स्टोन फॉर्मेशन है का चांस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सबसे कॉमन कॉज ये आपको पता है ना, ये सारी चीज़ें जो है दे आर मोर रिलेटेड टू अल्कलिनिटी। आप खुद सोचें कि अमोनियम इज मतलब ये भी अल्कली टाइप इफेक्ट होता है इसका, बाकियों का भी। तो सिंपली अल्कलाइन यूरिन जो है वो हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज है इसका। और अल्कलाइन यूरिन का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो हमारे पास है यूटीआई, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है यूटीआई, हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या हुआ वो होता है कि आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होता है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में। उसमें हो ये सकता है कि अगर आपकी ये किडनी है, ये यूरेटर है एंड ये ब्लैडर है, ठीक है, हो सकता है ब्लैडर से वो शुरू हुआ, वो असेंड होके यहाँ रीनल पेल्विस के एरिया में पहुंच गया हो। फिर रीनल पेल्विस के एरिया में जब वो पहुंच जाता है ना हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो फिर आपको पता है बैक्टीरिया वहां पर प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट तरह की अपनी सब्सटेंसेस जो कि अल्कलिनिटी ऑफ यूरिन को बढ़ाते हैं, और उसके रिजल्ट में ये स्टोन्स की फॉर्मेशन जो इंक्रीज हो जाती है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आपका हमें मिला है दैट इज ये प्रोटियस वल्गैरिस, सबसे कॉमन है, और फिर स्टेफिलोकोकाई भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो तीसरी इसकी कॉज देखी गई है वो है आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी, ए विटामिनोसिस ऑफ विटामिन ए, यानी विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी अगर होगी ना तो होगा क्या हमारे पास कि आपके जो एपिथेलियम के सेल्स हैं, ये आपकी जो ट्यूब्यूल्स है ना ये वाली, इन ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियम के सेल्स हैं वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। विटामिन ए को उनकी हेल्थ के लिए जरूरी है। जब उनकी डिस्क्वेमेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपके जो स्टोन की फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। याद रखिएगा एक बात मैं बीच में से बताना भूल गई थी कि हमारे पास जो स्टोन की फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कॉमन होती है ना वो आपकी ये रीनल पेल्विस के एरिया में होती है, सबसे कॉमन, ठीक है। रीनल किडनी में रीनल पेल्विस का जो एरिया वहां पर मोस्ट कॉमनली स्टोन फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमारे पास जो अगली स्टोन्स है दे आर यूरिक एसिड या सिस्टीन टाइप ऑफ स्टोन्स। तो सबसे जो इनका कॉमन कॉज है वो आपको पता है गाउट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिक एसिड लेवल ऑफ बॉडी इंक्रीज हो जाता है, और ऐसे लोगों में जब यूरिक एसिड ऑफ लेवल ऑफ बॉडी इंक्रीज हुआ होगा, हाइपर यूरिसीमिया हुआ होगा, तो जब वही वाला ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में आएगा तो जाहिर सी बात है कि कंसंट्रेशन ट्यूब्यूल्स में भी बढ़ जाएगी और स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी, सेम जैसे कैल्शियम में हुआ था। ल्यूकीमिया एक ऐसी कंडीशन है ब्लड से रिलेटेड, ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपका ना डीएनए की जो डिसइंटेग्रेशन है वो बहुत बढ़ जाती है, डीएनए ज़्यादा टूटता है इसमें ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में, और डीएनए का जो डीजेनरेटेड प्रोडक्ट है वो आपका यूरिक एसिड है। तो रिजल्टेंटली ल्यूकीमिया में भी यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ रहा होता है, क्योंकि और जितनी भी ऐसी कंडीशंस है ना जिनमें टर्न ओवर ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, जिसमें एक ल्यूकीमिया भी है, यानी कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, वो सारी की सारी आपकी यूरिक एसिड स्टोन्स बनने को फेवर करती हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जो एसिडिक यूरिन है ना, एसिडिक यूरिन, लो पीएच यूरिन, वो भी आपकी यूरिक एसिड की स्टोन फॉर्मेशन को फेवर करता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो सिस्टीन की स्टोन्स है, आपको पता है सिस्टीन इज एन अमाइनो एसिड, तो हमारे पास ये जो है ना ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे पास, जो सिस्टीन की जहाँ पर नॉर्मल उसकी फॉर्मेशन और नॉर्मल डिग्रेडेशन होनी है उसको खराब करते हैं, और उसकी वजह से सिस्टीन की स्टोन्स फॉर्मेशन होती है। तो सिस्टीन की जेनेटिकली डिटरमिन्ड ही होती है, इसके अलावा और कोई कॉज नहीं देखी गई। तो ये इसकी मेजर सारी बातें थी इनकी पैथोजेनेसिस की, किस तरह स्टोन्स बनती हैं, कोई मुश्किल बात नहीं, जरा सी तो बातें आपको फौरी तौर पर याद हो जाएंगी। मॉर्फोलॉजी में नजर किस तरह से आता है,
नॉर्मली ये वन साइडेड होती हैं 80% पेशेंट्स में, ठीक है। मैंने बताया कि जो रीनल पेल्विस और कैलिसिस का एरिया सबसे कॉमन यही है। अब होता क्या है कि हमारे पास ये या तो स्मूथ भी हो सकती है जो स्टोन बनती है, और जो स्टोन बन रही है वो आपकी रफ बॉर्डर्स की भी हो सकती है, और होता ये है कि आपके पास ये जो रीनल पेल्विस का पोर्शन है ना, इसमें ऐसे करके कैलिसीज बने हुए होते हैं। आपने पढ़ा था मेजर और माइनर कैलिसीज होते हैं। स्टोन एक जब बनती है उसके साथ सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ना यहाँ पर साथ शुरू हो जाती है, और जब साथ सॉल्ट्स यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है तो वो स्टोन सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती बल्कि वो सारे कैलिसीज में इस तरह फैल जाती है, और एक मल्टीपल यूं ना, जैसे एक मल्टीपल सींगों वाला एक बादशाह समझ जगह मल्टीपल सींगों वाला एक स्ट्रक्चर सा बन जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टैग हॉर्न कैल्कुलाई। जब हम उसके लेते हैं ना एक्सरे वगैरह करते हैं तो हमें अजीब सा इस किस्म का स्टैग हॉर्न टाइप अपेयर होता है वो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैग हॉर्न कैल्कुलाई भी आपका सवाल है एमसीक्यू में आने वाला, तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है। कि ये तब होता है जब आपकी स्टोन यहाँ पर आके फंसी थी, और फंसने के बाद वो सॉल्ट्स उसमें डिपॉजिट होते गए, तो उसने हर कैलिसिस में, रीनल कैलिसिस में अपने आप को फंसा लिया और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और सबसे कॉमन ये जो स्टैग हॉर्न कैल्कुलाई, ये भी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के साथ एसोसिएटेड है, तो आपने याद रखना है कि जो दोनों मुश्किल नाम है ना, स्टूवाइट भी और स्टैग हॉर्न भी, दोनों इसी से एसोसिएटेड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगली बात है वो है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स ये कि अगर नॉर्मली आपको पता है लोगों के सारा साल स्टोन रहता है और वो उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन मसला तब होता है कि रीनल पेल्विस में तो चलो इतना कोई सिम्टोमेटिक नहीं होता, हो सकता है कभी कभी दर्द हो, लेकिन अगर वही स्टोन आके बाहर रीनल पेल्विस से आके फंस जाए इधर आपके यूरेटर में, तो फिर वो आगे यूरिन के आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और फिर शदीद किस्म का कोलिकी नेचर का पेन होता है, यानी धड़के मारता हुआ दर्द होता है, जो आपकी फ्लैंक से यानी आपके आइलिक क्रेस्ट से शुरू होता है और ग्रोइन तक पेन रेडिएट करता है, आपके ग्रोइन के रीजन तक, यानी पूरा आपका एक एरिया बहुत शदीद दर्द, एक कोलिकी पेन उसे हम कहते हैं, स्पेसिफिक कोलिकी पेन होता है। और उसके साथ क्योंकि आपका यूरिन के आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो ये सारे सेल्स भी डैमेज हो रहे होते हैं, साथ ब्लड इन यूरिन आ रहा होता है, ग्रॉस हिमेचूरिया बहुत शदीद किस्म का होता है, और इसमें फिर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो उसको फिर आपको रेडियोलॉजी के लिए आप डिटेक्ट करते हैं और सर्जिकली ट्रीट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ये आपका जो था यूरोलिथियसिस। अगर किसी को कोई भी मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।